नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या वाकई में देश एक विधान, एक पहचान, एक संविधान, एक निशान के बाद अब एक देश एक चुनाव की तरफ बढ़ रहा है? अंग्रेजी में वन नेशन वन इलेक्शन। आप जरा याद कीजिए 2 सितंबर 2023 जब इस पर विचार करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता के अंदर एक कमेटी बनाई गई थी। चर्चाएं तभी से शुरू हो गई थी, लेकिन 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। 191 दिनों तक विशेषज्ञों और स्टेक होल्डर्स की जो कमेटी, उसमें चर्चा हुई। और कितनी रिपोर्ट है? 18,626 पन्नों की रिपोर्ट है, जिसमें सभी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाकर 2029 तक करने का सुझाव दिया गया और इससे लोकसभा चुनाव के साथ ही चुनाव कराने की बात की गई। रिपोर्ट तैयार करने के लिए बाकायदा 62 सियासी दलों से राय ली गई। 32 सियासी दलों का समर्थन रहा, 15 ने विरोध किया। 15 राजनीतिक दलों ने इस पर जवाब देने से इनकार कर दिया। समर्थन देने वालों में बीजेपी है, जेडीयू, एलजेपी है, जाहिर है एनडीए के घटक दल हैं, लेकिन विरोध में कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, सपा है, बसपा है और ऐसे 15 दल हैं। जबकि एनडीए सरकार में शामिल टीडीपी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने, आपको ध्यान होगा, लाल किले की प्राचीर से भी वन नेशन वन इलेक्शन का जिक्र किया। अमित शाह ने हाल ही में जिक्र किया। अब शीतकाल सत्र के अंदर इसको लेकर प्रस्ताव लाने की तैयारी। क्या 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन होगा और क्या उससे पहले 2026 में पहले परिसीमन होगा? 2028 में महिलाओं को 33% आरक्षण होगा और क्या उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन होगा? और क्या यह देश की जरूरत है? आज बात इसी मुद्दे। A large number of political parties across the political spectrum have actually supported the One Nation, One Election initiative. ये देखिए, ये प्रैक्टिकल नहीं है और ये चलने वाला नहीं है। Very clearly requested everybody that इसमें डिस्कशन करिए, डिटेल डिस्कशन करिए, डिटेल चर्चा करिए और जो भी विषय आएंगे उन विषयों को एड्रेस करके आगे बढ़े। देखिए, कमाल की बात यह है कि वो कांग्रेस कह रही है कि प्रैक्टिकल नहीं है, जो बाकायदा इसको प्रैक्टिकली कर चुके, कई चुनाव में कर चुके। या कहें कि 1970 से पहले कांग्रेस की ही सरकारों के दौरान वन नेशन वन इलेक्शन हुआ करता था, लेकिन उसके बाद 70 में सरकार गिरी। उससे पहले कुछ विधानसभाओं को भंग किया गया। वहां से एक ऐसी परिणति टूटी जिसको क्या वाकई में 2029 में फिर से शुरू किया जा सकता है। और इसमें जरा सोचिए, देखिए राजस्थान का उदाहरण देते हैं। विधानसभा चुनाव से निकले, लोकसभा में चले गए, लोकसभा से निकले, पंचायत में चले गए, बीच में उपचुनाव अलग से है। पंचायत से निकलेंगे, आप निकाय में चले जाएंगे, निकाय से निकलेंगे, हो सकता है कुछ और बाई इलेक्शन की तरफ आप बढ़ जाएं और ये क्रम चलता रहता है। और हर 2 महीने 6 महीने के अंदर आचार संहिता लगती रहती है और उसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी या कहीं की विकास की रफ्तार थमती है और साथ में जो हमारे सरकारी अधिकारी हैं वो उन ड्यूटियों में व्यस्त हो जाते हैं। यहां तक कि स्कूल के अध्यापक भी व्यस्त हो जाते हैं। अब सोचिए, देश में 5 साल में एक बार इलेक्शन हो, कम से कम वो 4-5 महीने मान लेते हैं देश इलेक्शन के फेज में है, कम से कम 4.5 साल तो विकास की रफ्तार निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। क्या वाकई में इसके अलावा कोई और ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर कहा जाए कि नहीं, ये फिजिबल नहीं है? आज बात इसी मुद्दे पर और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग साहब, कांग्रेस प्रवक्ता नितिन सरस्वत जी और रिटायर्ड आईएएस AK सिंह साहब हमारे साथ हैं। नितिन, शुरुआत आपके साथ। कमियां गिनाइए भाई, क्यों फिजिबल नहीं और क्यों कहा जा रहा है कि यह संभव नहीं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि एक जुबा खर्ची अलग बात होती है और जब संसद में सच बोलने की बात आती है तो भाजपा केवल अब संसद में सच बोलती है, क्योंकि वहां पे आपको सच बोलना जरूरी है। इस तरीके से संविधान में अगर वो भी नहीं होता तो भी झूठ बोल देते। किरोड़ीलाल मीणा जी ने, जो कि अभी मंत्री हैं या नहीं मंत्री आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, उन्होंने एक जवाब पूछा था राज्यसभा के अंदर और हमारे ही कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल जी जो अपने ही प्रदेश से, उन्होंने जवाब दिया था कि ये एक तो काफी सारे इसके अंदर अमेंडमेंट करने पड़ेंगे, संविधान संशोधन करने पड़ेंगे। दूसरा उन्होंने कहा
कहा सभी राजनीतिक दलों की सहमति प्राप्त करनी पड़ेगी। तीसरा उन्होंने कहा हमारी शासन प्रणाली के संघीय ढांचे को ध्यान रखते हुए जरूरी है कि सभी राज्य सरकारों की सहमति भी प्राप्त हो। चौथा उन्होंने बोला अतिरिक्त संख्या में ईवीएम और वीवीपैट की आवश्यकता होगी, जिसकी लागत एक राशि होगी जो हजारों करोड़ रुपए में हो सकती है, और इनकी जो वैलिडिटी है वो केवल 15 साल होती है, तो हर 15 साल बाद में आपको हजारों करोड़ों रुपए भी जरूरत होगी। उसके बाद में लॉ कमीशन ने बोला कि इसके अंदर काफी सारी चैलेंजेस हैं, हमको काफी सारे इसमें संशोधन करने पड़ेंगे। आज बीजेपी जानती है कि वो राज्यों में भी हार रही है, जनता से बेस कट रहा है। आपसे जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूं, क्या 370 को हटाने से ज्यादा मुश्किल है इसको लागू करना? नहीं, देखिए कोई हटाना मुश्किल है या नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका इंटेंट क्या है। सुनिए, एक बार सुनिए, आपका सपोज कीजिए शीतकालीन सत्र के अंदर इस प्रस्ताव को लाया जाता है, अब कांग्रेस क्या कहेगी? देखिए विजेंद्र जी, मैं जानता हूं कि पूरे देश में, राजस्थान में ही नहीं पूरे देश के अंदर आपसे पढ़ा लिखा कोई एंकर नहीं है जिसको ये ना पता हो बात कि इसके अंदर कितने सारे चैलेंजेस हैं। अगर सरकार मान लीजिए कल हो भी गया और उसके बाद में आपको पता है आज 2 इंजन जो नायडू जी और नीतीश जी के सहारे ये चल रहे हैं, अगर वो 2 इंजन छोड़ के चले गए, बोगी खाली रह गई, उसके बाद में क्या सारी राज्य सरकारें भंग होंगी? आप क्या नायडू जी और नीतीश जी को बोलेंगे कि अपनी सरकारों को घटा दो? मैं ये कह रहा हूं इसके अंदर इतने सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरे 2 मिनट, एक मिनट आप मेरी बात। 18,000 पन्नों से ऊपर की रिपोर्ट है और उसमें सारे डायमेंशन खंगाले गए होंगे। देखिए मैं आपको वही बता रहा हूं, राष्ट्रपति रह चुके हैं उनको ये जानकारी नहीं कि हमारे देश की संघीय व्यवस्था क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है, सरकारें कैसे बनती हैं, कैसे गिरती हैं, ये सब पता है ना उन्हें। देखिए जानते तो आप भी हैं कि सरकार के पास इस समय क्या चैलेंजेस हैं, क्या इससे महंगाई कम होगी, क्या इससे बेरोजगारी कम होगी, क्या इससे जो जनता के असली मुद्दे हैं क्या वो सॉल्व होंगे, क्या जनता की तरफ से ये डिमांड है? असली मुद्दे क्या होंगे? सुनिए, क्या जनता की तरफ से विकास के होते हैं? मैं बिल्कुल विकास के मुद्दे हैं और आपको ये बताना चाहता हूं, अभी आपने बीच में बोला आपसे, हां मैं वही पूछ रहा हूं। आप बहुत पढ़कर आते हैं, मैं राजस्थान के बारे में पूछ रहा हूं, बताइए 5 साल में से कितने महीने ऐसे होते हैं जो आचार संहिता में निकल जाते हैं राजस्थान? देखिए विजयन जी, मैं बहुत जिम्मेदारी से आपको इसका जवाब देना चाहता हूं और राजस्थान की जनता भी सुने। क्या कोई भी फंड या कोई भी स्कीम जो घोषित हो चुकी है, जिसके लिए अलॉट हो चुका है, क्या वो कभी रुकती है? क्या किसी ने उद्योग मंत्री को जब वहां पे इन्वेस्टमेंट के लिए गए तो उद्योग मंत्री को इसने क्या नाम से आचार संहिता ने रोका था? क्या वित्त मंत्री जब वहां थी और जीएसटी काउंसिल के अंदर वो नहीं गई तो यहां पे रोका था? क्या जितने तमाम संकट, चाहे बिजली का संकट हो, चाहे स्वास्थ्य का संकट हो, क्या इसे आचार संहिता ने रोका था? क्या जो देश के अंदर मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, क्या उसे आचार संहिता में प्रधानमंत्री को जाने से रोका है? क्या जीएसटी आटा, तेल और दूध पे घटाने के लिए आचार संहिता ने रोका है? क्या तमाम वेलफेयर की स्कीम को लागू करने के लिए क्या आचार संहिता ने रोका है? ये केवल एक ऐसा घुमाने का तरीका है ताकि आप एक नया प्रोपेगेंडा खड़ा कर दें और जनता के जो असली दुख है उनको आप दूर नहीं कर पा रहे और आपको अपनी जमीन खिसकती हुई दिख रही है। कांग्रेस की सरकार थी, चुनाव हो रहे थे, कांग्रेस ने कहा कि भाई अभी आचार संहिता भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये कांग्रेस ने कहा था सर, आपके मुख्यमंत्री ने कहा था उस वक्त। देखिए आचार संहिता हम कुछ नहीं कर पाएंगे, एक बार आचार संहिता हटने दीजिए, फिर हम देखते हैं। आपको असली मुद्दा समझना पड़ेगा। असली मुद्दा एके सिंह साहब, क्या होता है कि जब भी कोई बदलाव होना होता है तो हमारे देश की एक खूबसूरती है, हम उस पर जमकर बहस करते हैं, उसके हर डायमेंशन को खंगालते हैं, ज्यादातर उसके नेगेटिव पहलुओं को खंगालते हैं और ये एक अच्छी चीज है, क्योंकि जितने नेगेटिव पहलुओं को हम, नकारात्मक पहलुओं को खंगाल लेंगे उतनी सकारात्मकता की तरफ हम बढ़ते हैं। आपको लग रहा है कि देश के पास 5 साल हैं मंथन करने के लिए कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की समस्याएं क्या होंगी, उनका समाधान क्या होगा? अब देखिए विजेंद्र जी, सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चूंकि ये बड़ा सीरियस मुद्दा है तो मुझे अनइंटरप्टेड 3 मिनट बोलने का समय दें। सबसे पहली बात, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई साहब ने ये कहा है कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है। पॉलिटिकल लीडरशिप जो होती है, स्टेट लीडरशिप जो होती है, स्टेट्समैन किसको बोला जाता है? जो कि देश की बड़ी बड़ी समस्याओं, चैलेंजेस को उसका एक सॉल्यूशन निकाल सके। ठीक, अब बात आती है कि इसके फायदे और घाटे क्या हैं, उसको अपने को देखना पड़ेगा। जो ये पार्टियां जो ऑब्जेक्ट कर रही हैं, उनके 2 या 3 कारण हैं, उनका आधार है ऑब्जेक्ट करने का। पहला कारण ये है कि उन्हें ये लगता है कि अगर एक साथ इलेक्शन होगा तो चूंकि भारत सरकार के जितने कार्यक्रम वगैरह हैं या भारत सरकार के बड़े नेता जैसे कि आपके मोदी जी हुए, ये लोकल मतलब कि फैक्टर्स को भी इन्फ्लुएंस करेंगे, असेंबली इलेक्शंस के फैक्टर्स को। इस पर मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। 2019 में जो जनरल इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, उसके साथ साथ 4 स्टेट्स का भी इलेक्शन हुआ था। वो स्टेट्स थे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और चौथा जो था
सिक्किम। इन चार आप देखिए कि 2019 के इसका रिजल्ट अब आप देखिए, केंद्र में तो मोदी जी को आगे करीब 304 सीटें, और बाकी जो 4 स्टेट्स में चुनाव हुए थे उसमें 3 स्टेट्स में बीजेपी हारी थी, सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में जीती थी। तो ये जो इनका एक भय है या आर्गुमेंट है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। दूसरा, इनको क्या लगता है कि जो क्षेत्रीय नेता हैं उनके ऊपर जो है मोदी जी जैसे जो नेता हैं वो जो है उनको दबा देंगे, एक तरह से उनकी जो इमेज है या जो उनका इन्फ्लुएंस जो है वो उसको दबा देंगे। इस पे भी मैं आपको एक आर्गुमेंट देना चाहूंगा कि आप देखिए कि हुआ क्या है कि 1965 के बाद क्षेत्रीय नेता बहुत उभर करके आए हैं, जिनका कि सिर्फ अपने क्षेत्रीय राज्य में इन्फ्लुएंस नहीं रहा है, लेकिन उन्होंने सेंटर की पॉलिसी को भी इन्फ्लुएंस किया है। उस पर मैं आपको 2-4 उदाहरण देना चाहूंगा। माननीय ज्योति बसु साहब जो थे, उसके बाद करुणानिधि जी जो थे, एन.टी. रामा राव साहब थे, लालू प्रसाद यादव जी जो थे, रामकृष्ण हेगड़े वगैरह जो थे। तो ये कहना कि मोदी जी के जैसे बड़े बड़े नेता जो सेंटर के हैं वो क्षेत्रीय नेताओं के ऊपर चंद्रग्रहण लगा देंगे, वो भी बात मानने योग्य नहीं है। अब बात आती है कि इसके फायदे और घाटे क्या है। देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो है जो कि है इकोनॉमिक, और दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल, प्रशासन का। आप देखेंगे कि 2024 का कैलकुलेशन नहीं हुआ कि कितना कॉस्ट लगा है। 2019 में जितने इलेक्शन, 2019 के इलेक्शन पे और उसके बीच में जो हुआ है, करीब 60,000 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ भारत सरकार का। आप सोच लीजिए। तो एक तो इकोनॉमिक जो फैक्टर है, कब से कब तक 2019 से 2024 के बीच जितने भी इलेक्शन हुए उसका खर्चा बता रहे हैं, वो बिल्कुल ठप हो जाती है। आम आदमी का काम बंद हो जाता है। जिनकी इलेक्शन ड्यूटी भी नहीं लगी रहती है, जिन ऑफिसरों का, अधिकारियों का, कर्मचारियों का, वो भी ये कहने लगते हैं कि नहीं नहीं आप अभी मत आइए हमारे पास, अभी तो इलेक्शन का पीरियड है और वो चल रहा है। तीसरी बात क्या होती है कि आप देखिए हर इलेक्शन के समय पार्टियों का क्या हो गया है कि नई मतलब कि डोल्स एंड फ्रीबीज बांटने की शुरुआत हो गई है। तो सेंट्रल के चुनाव होते हैं उस समय कुछ डोल्स एंड फ्रीबीज की बात करने लगते हैं, फिर स्टेट की जो बात है उस समय डोल्स एंड फ्रीबीज की बात करते हैं। तो कम से कम जो भी डोल्स एंड फ्रीबीज की बात करनी है वो 5 साल में एक बार हो जाए। और अंतिम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो बार बार जो चुनाव होते हैं ये देश के सौहार्द के वातावरण को दूषित करते हैं। क्योंकि इसमें होता क्या है, आप जाति धर्म के आधार पे जो है वोट मांगते हो, जिससे कि लोगों में आपस में वैमनस्य बढ़ता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिससे कि इससे सामाजिक तनाव भी पैदा होता है। अब एक सिंह साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, आप कह रहे हैं जाति धर्म के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, जबकि जाति धर्म के नाम पर वोट मांग ही नहीं सकते। सच्चाई यही है। मैंने 3 मिनट बिना इंटरप्ट करे आपको सुना सर, और आपने बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताई हैं। वापस मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन सुरेश गर्ग जी, क्या वाकई में बीजेपी को अब ऐसा लग रहा है कि भाई अब जो होता है कि एक्सट्रीम को छू लेना, बीजेपी एक्सट्रीम को छू चुकी है, अब रीजनल फोर्सेस को अगर एक्टिव करना है तो उसके लिए सेंट्रल फोर्सेस जरूरी है। यानी कि प्रधानमंत्री के तौर पर चाहे नरेंद्र मोदी आ जाए, कल को आपका कोई और चेहरा हो, सेंट्रिक अगर स्टेट इलेक्शन रहेंगे तो बीजेपी को ज्यादा फायदा रहेगा। देखिए विजेंद्र जी, आप नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज कैबिनेट का डिसीजन हुआ, वन नेशन वन इलेक्शन, इसका भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। 1952 में जब इलेक्शन हुए थे तब सरकार का खर्चा आया था 11 करोड़ रुपए। 2019 के अंदर जब इलेक्शन हुए थे उसमें 60,000 करोड़ रुपए का खर्चा सरकार का हुआ था। अब आप देख लीजिए कि एक इलेक्शन पे कितना करोड़ों रुपए का, हजारों करोड़ रुपए का खर्चा होता है। 2024 के भी आंकड़े नहीं है, लेकिन 2024 के भी लगभग 90,000 करोड़ रुपए के लगभग का खर्चा है। अगर मान लो एक देश एक इलेक्शन अगर हो जाता है, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो जाते हैं, तो एक तो खर्चे के अंदर कटौती की बहुत बड़ी फायदा होगा। दूसरा, देखिए एक व्यक्ति कोई जरूरी नहीं है कि एक स्टेट में रहता हो दूसरे राज्य में भी रहता है, तो आने जाने में उसको परेशानी होती है। माफ कर देते हैं इससे ज्यादा तो जी, इससे ज्यादा तो किसी एक उद्योगपति का कर्जा माफ हो जाता होगा किसी का। ये सोलंकी जी फिर आप गलत बोल रहे हो, ये आप गलत स्टेटमेंट दे रहे हो कि हमने किसी का कर्जा माफ किया। किसी सिंगल व्यक्ति का कर्जा माफ नहीं हुआ है, किसी भी सिंगल व्यक्ति का कर्जा माफ नहीं है। अगर ये बोला जा रहा है तो ये गलत बोला जा रहा है। आप बता दीजिए किसी भी व्यक्ति का कर्जा माफ हुआ, लेकिन आज ये मुद्दा नहीं है। वाकई में राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा आंकड़ा है, 60,000 करोड़ सर, बड़ा आंकड़ा है। 60,000 करोड़ रुपए तो 2019 के इलेक्शन के हैं, 2024 के अंदर तो निश्चित रूप से ये केवल लोकसभा के इलेक्शन का खर्चा है। विधानसभा के अंदर और खर्चे होते हैं। आप देखिए हर महीने
हर 6 महीने के अंदर इलेक्शन होते हैं, आचार संहिता लग जाती है, आचार संहिता लगने से काम रुक जाता है। कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं काम नहीं रुकते, काम तो रुकते हैं भैया। कैसे? अंतरिम, आपने देखा होगा अभी लोकसभा के चुनाव थे, सब राज्यों ने अंतरिम बजट दिया। क्यों दिया? लोकसभा के चुनाव थे। तो आपके बजट में प्रॉब्लम आती है, डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती है। आज ये एक हरियाणा के किसान है, उसने कहा कि ये साहब मोदी जी ने तो बहुत अच्छा काम किया, एक साथ इलेक्शन कराया। तो ये बढ़िया है, इससे देखिए खर्चे की बचत होगी। आपका पैरामिलिट्री पुलिस फोर्सेस वगैरह है, उनको इधर से उधर जाने में जो प्रॉब्लम आ रही है, वो आपसी वेवनेस की जो समस्या है वो खत्म होगी। तो ये देश का स्वागत योग्य है, कांग्रेस को इसका स्वागत करना चाहिए। जब अन्य पार्टियां स्वागत कर रही है तो कांग्रेस को क्या तकलीफ हो रही है? अरे भाई कुछ समय पहले इनके ही नेताओं ने स्टेटमेंट दिया था कि मोदी जी वन नेशन वन इलेक्शन का वादा किया था। साहब, आपकी सहयोगी पार्टियां भी तटस्थ हैं, वो भी नहीं इसके सपोर्ट में। मेरी बात सुनिए, मैं मोदी जी का 2014 से कमिटमेंट था कि हम वन नेशन वन इलेक्शन कराएंगे। कैबिनेट ने विस्तार किया, कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की कमेटी जो बनाई है, उन्होंने 18,000 से ज्यादा पन्नों की उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की है कि ये होना चाहिए। हर क्षेत्र के हर लोगों से बातचीत करने के बाद में, और ये देश के लिए बहुत अच्छा है, देश के विकास के लिए अच्छा है, युवाओं के लिए अच्छा है। युवा बेचारा इंतजार करता रहता है कि मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन AK सिंह साहब मेरे कुछ कंफ्यूजन है सर। AK सिंह साहब मेरे कुछ कंफ्यूजन है सर। जैसे 2027 के अंदर यूपी का चुनाव होना है, अब मैं नहीं समझ पा रहा कि क्या चुनाव सिर्फ 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए होंगे, या योगी सरकार को 1.5 से 2 साल का एक्सटेंशन मिलेगा, या सिर्फ वहां राष्ट्रपति शासन लागू होगा। और ऐसा एक स्टेट के साथ नहीं होगा सर, कई स्टेट के साथ ऐसा होगा। तो क्या इसका कोई समाधान है? देखिए, आज की डेट में जो प्रावधान है उससे तो काफी समस्या का समाधान हो सकता है। ऑलरेडी एक प्रोविजन है कि जो भी इलेक्शन का जो ड्यू डेट है उसके 6 महीने पहले या 6 महीने बाद तक जो है चुनाव कराया जा सकता है। तो जो 1 साल का जो कवरेज जहां भी प्रॉब्लम होगी वो तो हो जाएगी। और विस्तृत टिप्पणी मैं फिलहाल इसलिए नहीं करना चाहूंगा कि ये कहते हैं कि द डिटेल्स, द डेविल लाइज इन द डिटेल्स। तो अभी आने दीजिए रिपोर्ट के क्या मुख्य बिंदु हैं, और आप जैसे जिस प्रश्न को आपने पूछा है उस प्रश्न का उत्तर जो कमिटी बनी थी उस रिपोर्ट में उसका उत्तर क्या है। लेकिन मैं नहीं सोचता कि कोई बहुत बड़ी समस्या होने वाली है, ये पॉसिबल है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं भाई देश एक बार तो कुछ अफोर्ड कर ही सकता है, उसके बाद तो सब सिंक्रोनाइज हो जाएगा। नितिन, हाँ, और एक समस्या और आ सकती है बीच में, अगर आप शायद आप बाद में मेरे से दूसरा सवाल पूछेंगे। बोलिए। अजीत सिंह जी 5 साल, चलिए एक बार चुनाव हो गया, मान लीजिए कि 2029 में एक साथ हो गया, अब बीच में कोई सरकार, राज्य सरकार जो है वो गिर जाती है, फिर क्या होगा? और किसी की मेजोरिटी नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए भी अपने को प्रावधान देखना है कि उसके लिए जो कमिटी की रिपोर्ट है उसमें क्या प्रावधान। अच्छा, इसका जवाब सुरेश गर्ग साहब के पास है, बताइए साहब। इसके अंदर ये है कि अगर मान लो बीच में चुनाव होते हैं तो जो 5 साल का जो टर्म है उतने जो भी समय बाकी रहा है उतने तक का ही उसी समय तक के लिए होगा। अगर मान लो हंग गवर्नमेंट आई है तो दोबारा चुनाव हुए तो जो 5 साल जो लोकसभा के चुनाव, नेक्स्ट लोकसभा के चुनाव होंगे तब तक के चुनाव होगा। तो इसके अंदर जो रिपोर्ट है उसमें ये सब सजेशन दिए हुए हैं कि जो भी है 2029 के अंदर जो चुनाव होंगे वो विधानसभा लोकसभा के साथ में होंगे, और फिर इसके बाद में 100 दिन के अंदर नगर निकाय के चुनाव कराने। तो ये सब चीजें हैं, ये देश के लिए, हित के लिए अच्छा है, हर वर्ग के लिए अच्छा है। व्यापारी वर्ग भी ये चाहता है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, युवा भी चाहता है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, किसान भी चाहता है कि वन, लेकिन ये कांग्रेस के लोगों को ये चीजें पसंद नहीं है। आय दोगुनी भी चाहता है, युवा तो रोजगार भी चाहता है, आम आदमी महंगाई से राहत भी चाहता है, उस तरफ थोड़ी ना ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन नितिन, मेरा सवाल ये, भाई 18,000 पन्नों से ऊपर की रिपोर्ट है, पहले तसल्ली से उसको पढ़ा जाए, फिर विरोध किया जाए, और अगर कुछ देश के हित में हो रहा है, आप भी मानते होंगे व्यक्तिगत इंटरनली कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, तो फिर इसका सिर्फ इसलिए विरोध होना कि बीजेपी की सरकार ला रही है, मोदी सरकार ला रही है, यही अगर कांग्रेस ला रही होती तो नितिन यहीं खड़े होकर खूबियां गिना रहे होते। देखिए विजेंद्र जी, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हम लोग पहले डिसाइड कर लेते हैं, उसी तरह जिस तरीके से इस कमेटी ने डिसाइड कर लिया कि हमें वन नेशन वन इलेक्शन की जिम्मेदारी दी गई कि आपको ये लाना है, और उसी तरीके का फॉर्मेट बनाया गया उस कमेटी के अंदर। ना जहां साउथ का रिप्रेजेंटेशन था, ना महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन था, ना पूर्वोत्तर का रिप्रेजेंटेशन था। मैं ये सब बातें कहना नहीं चाहता। उन्होंने उसका स्वागत किया है, अधीर रंजन जी ने खुद ने बोला है। आप बताइए, अधीर रंजन जी से पूछिए, अधीर रंजन जी से पूछिए, वो इनके मेंबर है, इस कमेटी के मेंबर अधीर रंजन जी, क्या वो कांग्रेस के नेता है या नहीं है? बताइए आप, कांग्रेस के नेता है या नहीं अधीर रंजन जी? इधर उधर की बातें करते हैं।
मिनट नितिन, लेकिन सवाल तो लॉजिकल है भाई। मैं लॉजिकल आपके सवाल नेता तो बता रहा हूं ना। हाँ, अरे आप सुनिए तो सही, उसके मेंबर आप हैं। सुनिए तो भाई, सही, आपके नेता हैं कमेटी में। आप फिर सुनिए क्यों नहीं तो विरोध सही। किया? प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक तरफा रंजन जी का कमेटी विरोध करते हैं बनेगी, इस रिपोर्ट का। उसका बकायदा हमने पूरा ब्यौरा दिया था, पर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल छूट जाएंगे। ए.के. जैन साहब कह रहे हैं कि सबसे पहली बात कि खर्चा बहुत आता है। अब आप ये देखिए 2014 के इलेक्शन में 3,870 करोड़ रुपया खर्च हुआ। वो यूनियन बजट का कितना था? 0.02%। भैया 30,000 करोड़ रुपया। नहीं, 30,000 करोड़ झूठ मत बोलो। बोलने की क्या आदत है? एक मिनट सर, अरे सर एक मिनट, अरे एक मिनट। नितिन, राजस्थान का जो 2023 का, सुनिए ना भाई, 2023 का विधानसभा चुनाव हुआ, खर्चा कितना था? जो 60,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ, वो भी हमारे यूनियन बजट का कितना परसेंट है? 1% से भी कम। तो क्या इस देश की जनता फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए 1% से कम भी खर्चा नहीं कर सकती? एक मिनट, तो आप कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होगा? मैं ये कह रहा हूं कि क्या जनता को अरे भाई हर 6 महीने में इलेक्शन है, हर 6 महीने में इलेक्शन है। मैं ये कह रहा हूं क्या जनता की ये डिमांड है? जनता की डिमांड है कि उसको रोजगार दिया जाए। जनता की डिमांड है, ये उल्टा सीधा फंड पे टैक्स लगा दिया, उसको हटाया जाए। जनता की डिमांड है, उसको रोजगार दिया जाए। किसान की डिमांड है, उसका एमएसपी निकाल दिया जाए। अधीर रंजन ने क्यों विरोध किया? अधीर रंजन इसके मेंबर थे, इनके पास असली है। आपके नेता देखिए, जब से 240 आए हैं, यही असर जो सुरेश गर्ग पे हुआ है, वही असर केंद्र सरकार पे हो रहा है। ये जो 2 डबल इंजन इनके आगे चल रहे हैं, ये इससे परेशान है। आज जो जनता के असली मुद्दे हैं, एक मिनट नितिन, पहले बताइए वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, मैं ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए। इलेक्शन की कोई जनता की डिमांड है? हाँ, उसकी डिमांड है, जनता की डिमांड है। बताइए क्या डिमांड है? आप बताइए, आपकी डिमांड सरकारों को गिराने का साजिश रच रहे हैं। कल आप जनता परिणाम देगी, सुनिए, जनता परिणाम देगी। सुनिए विजयन जी, क्या जनता की, क्या किसान की ये डिमांड नहीं है कि उसकी आय दुगनी हो? क्या उस किसान की ये डिमांड नहीं है कि उसके एमएसपी लीगल हो? क्या स्टूडेंट की ये डिमांड नहीं है? मैं ये कह रहा हूं, ऐसी कौन सी चीज है जो वन नेशन वन इलेक्शन यूज कर रही है? आप डाइवर्ट कर रहे हो केवल। देश में भी कितनी पॉलिसीज एग्जीक्यूट मैं ये कह रहा हूं, कितनी हो रही हैं? आप ये कहेंगे कि नहीं एक तरफ सोचिए बाकी पॉलिसीज को छोड़ दीजिए? आप ये देखिए, अरे भाई सारी चीजें पैरेलल ही चलती हैं। मैं ये कह रहा हूं, सारी चीजें पैरेलल ही चलती हैं। आप हर चीज में ले आते हैं कि भाई ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। कैबिनेट ने क्या वो नीड है या नहीं है? देखिए, कैबिनेट ने कितने डिसीजन रिवर्स किए हैं। आज इनके पास बहुमत नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, जनता के लिए काम नहीं है, और ये भी रिवर्स होगा। आप देखिए कितने कैबिनेट के डिसीजन। क्या मैं मानकर चलूं अगर 2029 के अंदर या मिड ऑफ 28 के अंदर अगर एक साथ वन नेशन वन इलेक्शन हो रहा है, तो उससे पहले 2026 का परिसीमन हो चुका होगा, जो लोकसभा की सीटें बढ़नी हो बढ़ चुकी होंगी। जनगणना नहीं करा पा रहे, वो क्या परिसीमन तभी होगा भाई। इसके अलावा जो 33% महिला आरक्षण का कानून लेकर आए, वो कानून भी लागू होगा, उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन होगा। बिल्कुल बिल्कुल। सिंह साहब मैं सही कह रहा हूं? तभी होगा। जी जी जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। 2000 आपने तीनों बातें जो कही हैं बिल्कुल सही आपने कही है। करीब करीब 800 एमपीज की जो सीटें हैं करीब करीब 800 के करीब हो जाएंगी। उसमें से 300 1/3 जो है वो महिलाओं के लिए उसका आरक्षण होगा, और परिसीमन भी तब तक हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, इसमें मानकर चलें प्राइमरी फेज के अंदर सिर्फ 2 ही इलेक्शन होंगे, राज्यों के और केंद्र के, बाकी छोड़ देंगे निकाय और जो पंचायत के चुनाव है उनको पैरेलली 100 दिन के अंदर कराएंगे। शुरुआत में सिर्फ राज्य और लोकसभा को रखेंगे। जी, इसके लिए मेरे हिसाब से इसके लिए थोड़ा इंतजार किया जाए। जो डिटेल जो है कैबिनेट की, उस पर जो मतलब कि जो कमेटी की रिपोर्ट है उसको एक बार पढ़ लेना अच्छा रहेगा। अच्छा, ये तो रिपोर्ट तैयार हुई होगी कि भाई किन किन देशों के अंदर भी जो है किन किन देशों के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हम पहली बार कर रहे हैं, कई देश हैं, स्वीडन है, अमेरिका है, और भी कई देश हैं जहां वन नेशन वन इलेक्शन हो रहा है। तो वहां से भी तो एक रिपोर्ट तैयार हुई होगी ना कि इसकी फिजिबिलिटी क्या है, देश को क्या फायदा हो रहा है, इकोनॉमिकली कितनी सही है। इलेक्शन होता है और हर एक 2 साल पे जो है सीनेट का और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का होता है, तो वहाँ थोड़ा सा मॉडल अलग है। लेकिन आप सही बोल रहे हैं कि एक साथ। आप विजयन जी, आपने पूछा है, आप मेरे को एक देश का नाम ए.के. सिंह जी और ये दोनों मिलकर दिखा दे जिसके अंदर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और वन नेशन वन इलेक्शन हो। एक का नाम बता दे दोनों मिलकर। दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, इंडोनेशिया, किसी में भी नहीं है, आपको यही नहीं पता। दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया।
मैं कह रहा हूँ ये राजस्थान की जनता देखे, ये राजस्थान की जनता देखे, समर्थन करिए इसका, झूठ बोलते हैं, संसद में सच बोलते हैं, क्योंकि संसद में अर्जुन राम मेघवाल जी सच बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर झूठ बोलते हैं, क्योंकि ना इनको महंगाई से मतलब, ना बेरोजगारी से मतलब, ना किसान की इनकम से मतलब, ना इनको स्मार्ट सिटी से मतलब, ना इन्हें डेमोक्रेसी से मतलब। गर्ग साहब शुक्रिया, AK सिंह साहब शुक्रिया। लोकतंत्र का एक मतलब होता है, लोकतंत्र का मतलब होता है कि जो सत्ता पक्ष है वो देश के हित में काम करे और जो विपक्ष है वो सत्ता पक्ष को देश हित में काम करने के लिए प्रोत्साहित करे, प्रतिबद्ध करे और जहां वो गलत है वहां अंकित करके सही काम कराए। लेकिन हमारे देश में थोड़ा उल्टा है। हमारे देश में क्या है कि जो सत्ता में बैठे हैं वो जो कर रहे होते हैं वो सब सही लगता है और जो विपक्ष में बैठे होते हैं उनको वो सब गलत लगता है। दरअसल इसी से जनता भ्रमित होती है। लेकिन अगर वन नेशन वन इलेक्शन देश के वक्त को बचाता है, अगर वन नेशन वन इलेक्शन देश के फोर्स को बचाता है, देश की इकोनॉमी को बचाता है, अगर देश के जो कॉमन मैन है उनसे जुड़ी समस्याओं को समाधान की तरफ लेकर जाता है, तो होना चाहिए। अड़चनें हर फैसले के बीच में आती है और हर अड़चन का समाधान भी होता है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।